राधिका जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई। माँ के गुजर जाने पे राधिका के पिता ने दूसरी शादी कर ली। राधिका की सौतेली माँ राधिका से बहुत सारी काम करवाती थी और इधर राधिका बचपन से ही सरल मन से अपने घर के कामों में लगी रहती थी। राधिका की 8 साल की छोटी बहन है, नाम थी उसकी बुलबुल। दीदी, ओ दीदी, आप इतने रात को झाड़ू क्यों दे रही हो? बहन, अगर मैं झाड़ू ना लगाऊं तो ये जगह गंदा रह जाएगा और गंदी जगह पे खेल कूद करने से तुम बीमार पड़ सकती हो। ओह, अच्छा, मैं समझ गई दीदी। घर के अंदर राधिका के माता पिता खाना खाने बैठे थे। बुलबुल, ए बुलबुल, इतनी रात गई, बाहर क्या कर रही है? अंदर आ जा, खाना खा ले। बुलबुल, बेटी बुलबुल, जल्दी जल्दी आ जा बुलबुल। अच्छा सुनो, राधिका किधर है? वो तो दिख नहीं रही। उसने कुछ खाया भी है या नहीं? इतना राधिका राधिका मत करिए। खाना खाने बैठे हो, चुपचाप खाना खाइए। और राधिका गप्पे मारने गई है या घोड़े बेच के सो रही है, ये सब मुझे नहीं पता। राधिका के माता पिता खाना पीना खत्म करके सो जाते हैं और इधर राधिका घर का पूरा काम समेटकर अपने कमरे में आकर खाने बैठती है। अरे, इतनी रात गए खिड़की से एक ऐसी आवाज आ रही है। राधिका जब खाना खा रही थी तभी खिड़की से अजीब सी आवाज आ रहा था। जंगल की जानवर का आवाज तो घर तक आ रहा है। कल सुबह जाकर देखकर आऊंगी। रात का काम समेटकर खाना खाकर राधिका सो जाती है। रात को देर से सोने के कारण राधिका की आंख सुबह सुबह नहीं खुलती। अरे ए राधिका, राधिका, सुबह के 9 बज चुका है, अभी भी तेरी नींद पूरी नहीं हुई। उधर आंगन में झाड़ू कौन लगाएगा? हाँ माँ, मैं अभी जाकर झाड़ू लगा देती हूँ। 9 बज रहा है आंगन झाड़ू देने में, तो फिर सुबह की सब्जी कब काटोगी? उधर छोटी बहन की कपड़े भी नहीं धुले हैं अभी तक। ओहो भगवान, लगता है मेरी छोटी बेटी आज गीले कपड़े में ही सोएगी। हाँ माँ, मैं अभी जाकर कपड़े धोकर लाती हूँ। ये कह के बिस्तर से उतरकर राधिका फिर से घर के कामों में लग जाती है। राधिका घर का सारा काम समेटकर नदी में जा रही थी पानी लेने। राधिका कलश में पानी भर के वापस आ रही थी। आते वक्त उसे रात की उस आवाज के बारे में याद आ जाती है। अरे, मुझे तो याद ही नहीं। रात को जो आवाज सुनाई दे रहा था वो आवाज किस जानवर की थी वो तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन लगता नहीं कि वो आवाज किसी जानवर की थी। फिर भी मैं एक बार जंगल में जाके देखती हूँ। ये कह के राधिका जंगल की ओर चलने लगी। जंगल के अंदर चलते चलते राधिका को कुछ नहीं दिखा। अभी तक तो कुछ दिखा ही नहीं, लेकिन रात को जो आवाज आ रहा था लगता तो नहीं वो किसी जानवर का था। तभी एक चींटी आकर राधिका की पैर में काटती है। उफ! चींटी की डंक से राधिका की हाथ से कलश नीचे गिर जाता है और कलश का सारा पानी एक सूखा हुआ पौधे के ऊपर गिरता है। अरे, ये क्या हुआ? कलश का सारा पानी तो नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? चलो अच्छा ही है, शायद पानी पाकर ये सूखा हुआ पौधा फिर से हरा हो जाए। मैं कल आके ये पौधा देख के जाऊंगी। ए लड़की, इतने देर से कहाँ थी? पानी लेने गई थी या किसी से गप्पे मारने गई थी? इधर तो अभी तक खाने पीने का इंतजाम भी नहीं हुआ। माँ, मैं पानी ही लेने गई थी। पानी लाते वक्त कलश हाथ से नीचे गिर गया था। दोबारा कलश में पानी भर के लेके आ रही हूँ, इसीलिए देर हो गई माँ। ठीक है, ज्यादा बहाना देने की कोई जरूरत नहीं। कलश को आंगन में रख और जाके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर। तेरी बहन सुबह से भूखी बैठी है।
राधिका कलश आंगन में रख के चली जाती है खाने पीने का इंतजाम करने। राधिका रसोई की काम समेटकर नदी के किनारे में आकर बर्तन धो रही थी। तभी उसकी बहन बुलबुल उसके पास आती है। दीदी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं बहन, आप बहुत छोटी हो, मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। आप जाके अपने दोस्त के साथ खेलो। दीदी, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन क्या बुलबुल? नहीं, ऐसे नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। चलिए ना दीदी, प्लीज। बुलबुल अपने दीदी को लेकर जंगल की उस पौधे के पास आती है। दीदी, देख रही हो? क्यों, हुआ ही क्या है? यहाँ देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अरे धर दीदी, आप अनजान मत बनो। वो देखिए, पौधे के ऊपर एक लव। तुम ये लव सब क्या बोल रही हो बुलबुल? घर चलो। लव मतलब आप नहीं समझे? एक दिल। मैं कुछ दिन पहले भी यहाँ आई थी, तब इस पौधे का लव एकदम सफेद था, लेकिन आज जब मैं खेलने आई तब मैंने देखा ये सफेद लव अचानक रेड हो गया। होगा शायद कुछ। अभी चलो, तुम मेरे साथ घर चलो। और हाँ, इस घनी जंगल में दोबारा खेलने मत आना, यहाँ बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। ये कह के दोनों घर वापस चली जाती है। रात को जब राधिका सो रही थी, तभी वो आवाज फिर से आ रहा था। उस आवाज से राधिका की आँख खुल जाती है। अरे, फिर से ऐसी आवाज आ रही है। ये आवाज सुनकर लगता तो नहीं किसी जानवर का होगा। चाहे जो भी हो, ये आवाज तो मुझे बहुत ही पसंद है। कितना सुरीला है ये आवाज। सुबह में जाकर देखना पड़ेगा। अगले दिन उठकर राधिका घर की आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। दे, ये झाड़ू मुझे दे और तू जाके नदी से पानी लेके आ। घर की सारा पानी खत्म हो चुका है। राधिका अपनी माँ की बात मानकर झाड़ू आंगन में रख के कलश लेके नदी में चली जाती है पानी लेने। कल रात को उस सुरीला आवाज तो इसी जंगल से आ रहा था। मैं फिर से एक बार जाकर देख कर आती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ये सोच के राधिका फिर से जंगल में जाती है। जंगल में जाके बहुत देर से राधिका इधर उधर भटकती है, पर राधिका को कुछ दिखता ही नहीं। उफ, और नहीं चला जा रहा। पता नहीं वो आवाज कहाँ से आ रहा है बार बार। अचानक राधिका की नजर उस पौधे के ऊपर पड़ती है। उस पौधे में एक एक करके हरी पत्तियां उगने लगा था। अरे वाह, ये पौधा तो एक दिन ही पानी पाकर हरा हो चुका है। मैं थोड़ी सी और पानी दे देती हूँ। पानी देते ही उस पौधे का दिल आधा लाल हो जाता है, पर राधिका ये देख नहीं पाती। फिर राधिका घर वापस चली जाती है। रात को जब राधिका आंगन झाड़ू दे रही थी, तभी उसकी छोटी बहन बुलबुल आकर कहती है, दीदी दीदी, माँ आपको खाने के लिए बुला रही है। ओह अच्छा, ठीक है बुलबुल, मैं ये काम खत्म करके अभी जाती हूँ। सुन राधिका, कल तुझे एक लड़का देखने आएगा। सब कुछ अगर ठीक रहा तो हम तुझे शादी करवा के विदाई दे देंगे। अपनी माता पिता की बात सुनकर राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़ी रहती है। अगले दिन सुबह राधिका कलश लेकर नदी में जा रही थी पानी लेने। राधिका फिर से कलश में पानी भर के जंगल की उस पौधे के पास जाती है। हाँ? हाय हाय भगवान, ये पौधा एक दिन में ही पेड़ बन चुका है, पर कैसे?
इतना छोटा सा पौधा अचानक इतना बड़ा पेड़ में कैसे बदल गया? थोड़ी सी पानी और देती हूँ। राधिका की हाथों से पानी पाकर वो छोटा सा पौधा एक दिन में ही बड़ा पेड़ बन चुका था। पेड़ की टहनियाँ हरी पत्तियों से भर चुका था। चलो अच्छा ही है, मेरी पानी पाकर एक सूखा पौधा को प्राण मिला। राधिका कलश को नीचे रख के पेड़ के पास बैठ जाती है। पेड़ के नीचे कितना शांति है। आहा, कितनी ठंड है यहाँ पे। पूरे बदन को आराम मिला। पेड़ के नीचे बैठ के राधिका को बहुत सुकून मिल रहा था। लेकिन कुछ देर बैठने के बाद उसे आंख लग जाती है और राधिका पेड़ के नीचे बैठ के ही सो जाती है। उसी समय बुलबुल उस रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर उस पेड़ के ऊपर पड़ती है। अरे, छोटा सा पौधा तो पेड़ बन चुका है और पेड़ का दिल पूरा लाल रंग से भर चुका है। तभी बुलबुल राधिका को उस पेड़ के नीचे सोती हुई देखती है। दीदी, अरे दीदी, आप यहाँ पे सो रही हो और उधर इतना कुछ हो गया, क्या आपको पता है? मैं कब यहाँ पे सो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बुलबुल। और घर पे क्या हुआ है बुलबुल? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आपको देखने एक आदमी आया था, पर आप तो घर पे नहीं थी। वो बहुत देर तक आपका इंतजार करता रहा, पर आप नहीं आए। फिर वो चला गया। हाय हाय भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अब क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा बुलबुल। आज तो माँ मुझ पे बहुत चिल्लाएंगी और बाबा भी बहुत नाराज होंगे। आप इतनी परेशान मत हो दीदी, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वो जो आदमी आपको देखने आया था ना, वो एकदम बुढ़ा जैसा दिख रहा था। मैं तो उसे बिल्कुल भी जीजू नहीं कहती। अच्छा हुआ कि आप यहाँ सो गई और वो चला गया। बहुत देर हो चुकी है बुलबुल, चल अब घर चलते हैं। दो बहन घर वापस आ जाती है। रात को राधिका के माता पिता राधिका को बुलाती है। राधिका, तुझे नहीं पता कितना मेहनत से तेरे लिए एक संबंध लाया था और तूने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, तूने मेरा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी पे मिला दिया राधिका। हाँ, क्या ही और करोगे? मान इज्जत वाली लड़की तो जन्म नहीं दिया है आपने तो मान इज्जत डुबाने वाली लड़की जन्म दिया है। ऐसे मत कहिए माँ। मैं चुप कर, अपनी मगरमच्छ की आंसू मुझे मत दिखा। कितनी मेहनत से मेरी मायके से एक लड़का लाया था तेरे लिए और तू? ठीक है, तुम अभी चुप करो। उसकी नसीब में जो है वही होगा। हाँ, वही तो होगा। लड़की की शादी करवा दो बाहर एक पेड़ के साथ। पता नहीं, मेरी घर में आके सब जुटे हैं। राधिका रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। ऐ खुदा, मेरे नसीब में और कितनी सहना लिखा है। मैं और नहीं झेल सकती ये सब। दीदी, आप रोइए मत। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ये कह के बुलबुल राधिका के कमरे से निकल जाती है और इधर राधिका रोते रोते एक समय सो जाती है। रात तब आधा हो चुका था। सब कोई सो रहे थे। फिर से आधी रात को उस अजीब सी आवाज राधिका को सुनाई देती है। उस आवाज से राधिका की आँख खुल जाती है। आज तो मैं फिर से उस आवाज से उठ गई, लेकिन समझ नहीं आता कौन आधी रात को बार बार ऐसी अजीब सा आवाज निकालता है। जो भी हो, ये धुन तो मुझे बहुत पसंद है। मैं चुपके से जाके एक बार देख के आती हूँ। ये कह के राधिका कमरे से निकल जाती है। आकाश में चाँद उगा है और पूर्णिमा की चंद्रमा से चारों तरफ उजाला हो रहा है। राधिका उस धुन की तरफ चलती रहती है। घर से निकलकर राधिका पैदल नदी के पास आती है। उस धुन की आवाज से राधिका जंगल की तरफ खींची चली जाती है। उस अजीब सी धुन में मोहित होकर राधिका कब उस पेड़ के पास आ पहुंचती है, ये उसे पता भी नहीं चलता। कौन है आप? आप इस पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी क्यों बजा रहे हो? मैं अमृत राज्य का राजकुमार हूँ
राजकुमार प्रियांशु, इस पेड़ में मेरा प्राण बसता है। मैं इस पेड़ के अंदर बहुत सालों से कैद हूँ। ये आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इंसान कभी भी पेड़ के अंदर कैद हो सकता है भला? मेरे अमृत राज्य में एक बात करने वाला पेड़ था, लेकिन मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था। मैं उस पेड़ को देख के बहुत हंसी मजाक किया करता था। सोचता था होगा शायद कुछ काला जादू, लेकिन मेरा सोचना एकदम गलत निकला। और फिर एक दिन मैंने विश्वास न करके उस पेड़ के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया और उस पेड़ ने गुस्सा होके मुझे ये अभिशाप दिया कि मैं पूरी जिंदगी इस पौधे के अंदर कैद रहूंगा। अगर कोई इस पौधे को पानी ना दे तो इस पौधे के साथ मुरझा कर मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा। और वो ये भी कहता है कि कोई लड़की अगर इस पौधे को पानी देकर देखभाल करे तो फिर मैं हर रात को इंसान बन सकता हूँ, लेकिन दिन होते ही मैं फिर से इस पेड़ के अंदर कैद हो जाऊंगा। ये सब क्या बोल रहे हो राजकुमार? तो फिर आप सुबह होते ही फिर से पेड़ के अंदर कैद हो जाओगे, लेकिन क्या आप पूरी जिंदगी इंसान बन के नहीं रह सकते? हाँ, हो सकता हूँ मैं इंसान। तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए इंसान बना सकते हो, लेकिन कैसे? मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे इंसान का रूप दे सकते हो। अगर तुम दिन के उजाले में इस पेड़ के साथ शादी करो तो मैं फिर से वापस इंसान बन सकता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये मैं नहीं कर सकती। मेरे माता पिता मेरे शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे, मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस पेड़ के अंदर बंदी होके रहना होगा। अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद मैं कर सकती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। तुम मुझे फिर से इंसान। फिर तभी सुबह हो जाती है और सुबह होते ही राजकुमार प्रियांशु पेड़ के अंदर फिर से कैद हो जाता है। राधिका सुबह होने के बाद भी घर लौट के नहीं जाती। वो उस पेड़ के सामने खड़ी रहती है। राधिका को ढूंढते ढूंढते राधिका की माता पिता उस पेड़ के पास आते हैं और राधिका की माँ जोर जोर से राधिका के ऊपर चिल्लाने लगती है। राधिका कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देती। राधिका के पिता राधिका के पास आते हैं। बिटिया मेरी, चल बिटिया घर चल। मुझे माफ कर दे बिटिया, मैं तुझे गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया है। मैं समझ गया हूँ, तुझे डांट के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दे बेटी। चल बेटी मेरे साथ घर चल। अजी सुनिए, ज्यादा तेल मत मारिए। पेट में जब चूहा दौड़ेगी ना, चुपचाप घर वापस आ जाएगी। बेटी, इस उम्र में बाहर रहना तेरे लिए अच्छी बात नहीं। लोग उल्टा सीधा बातें बनाएंगे बेटी, बदनाम करेंगे। चल बेटी तू घर चल। अगर इतना ही मन है तुम्हारी बेटी की पेड़ के साथ रहना तो एक काम करो, इस पेड़ के साथ ही अपने बेटी की ब्याह दे दो। और वैसे भी आपकी बेटी को कौन ही और शादी करेगा। हाँ माँ, मैं इस पेड़ के साथ ही शादी करूँगी। अगर आप दोनों इस पेड़ के साथ मेरी शादी करवाएंगी तभी मैं घर वापस जाऊंगी। ये लड़की पागल हो चुकी है। नहीं माँ, मैं पागल नहीं हुई हूँ। मैं आज घर झाड़ू नहीं दिया, पोछा नहीं लगाया, बर्तन भी नहीं धोई, तो क्या मैं आज पागल हो चुकी हूँ? ये सब तू क्या बोल रही है राधिका? वो सब कुछ नहीं। लड़की अगर पेड़ के साथ शादी करना ही चाहती है तो शादी करवा ही दो ना। कोई उपाय ना देख के राधिका की माता पिता उस पेड़ के साथ राधिका की शादी करवा देती है। शादी के बाद राधिका पेड़ के सामने आके उस पेड़ के साथ लिपट जाती है। तभी वो पेड़ गायब हो जाता है और राजकुमार प्रियांशु को एक नया जीवन मिलता है। ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये क्या हुआ मेरे आँखों के सामने? ये क्या है? माँ, बाबा, ये है राजकुमार प्रियांशु। आप दोनों को मैं सारी बात अच्छे से समझाऊंगी। अभी चलिए हम सब घर चलते हैं। फिर सब कोई घर वापस चला जाता है। इधर राजकुमार प्रियांशु राधिका को लेकर अपने अमृत राज्य में वापस जाता है। और अपने महल में जाके राजकुमार प्रियांशु राधिका से अपना शादी रचाता है।